नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारी क्लास है वो सुप्रीम कोर्ट का शक्तियाँ और सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार क्या है साथियों और उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, आज इस पे ही, क्योंकि इससे भी प्रश्न बने हैं साथियों। तो जो होने वाली रीट और अन्य कई प्रकार के जो एग्ज़ाम हैं उनमें जो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों को लेकर कई बार प्रश्न आए हैं। अभिलेख न्यायालय से हो, किसी से भी हो, चाहे या उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो या उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार हो या न्यायिक पुनरावलोकन हो, रीट अधिकारिता क्षेत्र हो या परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार हो, तो सभी पे चर्चा करेंगे साथियों। हम अभी हाल ही में आए हुए प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो उससे जो प्रश्न पूछा गया था साथियों, वो ये पूछा गया था कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जो मामले आते हैं उनमें हम बात करें तो सबसे पहले जो भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में जो विवाद हो जाए साथियों, तो उसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि 131 के तहत उसको निपटारा किया जाता है। या ऐसा मामला हो जिसमें भारत सरकार या कई राज्य या अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो गया हो, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही उसका फैसला करेगा साथियों। फिर या दो राज्य जैसे कि यूपी और एमपी के मध्य कोई विवाद हो जाता है, तो ऐसे विवादों का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो ये तो हो गया इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार साथियों। फिर इसके बाद में बात करें तो अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या होता है साथियों? अनुच्छेद 129 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय के अभिलेख का अर्थ होता है यानी कि कोई भी लिखी हुई जो प्रूफ है, एविडेंस है, सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। और अवमानना, अगर अभिलेख न्यायालय का अगर अवमानना होती है तो उसके लिए दंड देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास में है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो अपने आप में एक साक्षी होते हैं। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सा भी निर्णय दे दिया है कि ऐसा कोई सा भी निर्णय आया है कि अगर जैसे कि हम बात करें तो जनहित याचिका, तो जनहित याचिका जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उस जनहित याचिका के आधार पर आज वो एक साक्षी के रूप में माना जाता है। फिर इसके बाद में आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। साथियों, अपीलीय क्षेत्राधिकार से भी एक प्रश्न बना है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार किन किन मामलों में बनता है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132, 133, 134, 136 में अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन है। अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन कौन से होते हैं साथियों? अब देखिए, सबसे पहले संवैधानिक मामलों में क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 132 के तहत अगर कोई संवैधानिक मामले बनते हैं तो संवैधानिक प्रश्न को लेकर के भी, या मान लीजिए मौलिक अधिकारों से संबंधित हो या किसी भी प्रकार का संवैधानिक प्रश्न उठता है, तो उनका जो सुनवाई है वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। सिविल मामलों में, और जो सिविल मामले होते हैं उनमें भी, और जो दांडिक यानी कि आपराधिक मामले होते हैं, और क्रिमिनल और सिविल, और ये क्रिमिनल के अंदर 134 के तहत वो सुनवाई करेगा और इसमें 133 के तहत सुनवाई करेगा। और फिर है ना, अपील के लिए विशेष इजाज़त देने का क्षेत्राधिकार, या जैसे मान लीजिए कि किसी ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, तो वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। वो विशेष इजाज़त होती है कि मान लीजिए कोई ऐसा मामला है कि जो हाई कोर्ट में उसका निपटारा नहीं हो पाया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसको ले जाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 136 के तहत है साथियों। फिर इसके बाद में हम चर्चा करेंगे तो फिर इसके बाद में आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 137 के तहत आती है साथियों। फिर इसके बाद में हम बात करें तो रिट अधिकारिता क्षेत्र, जो रिट में ये आएगा साथियों 139 के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। लेकिन अगर 132 के तहत ये व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार आता है साथियों। जो अनुच्छेद 32 है साथियों, अनुच्छेद 32 के तहत तो क्या होता है कि व्यक्तिगत हम अपील कर सकते हैं, और मौलिक अधिकारों के तहत, संवैधानिक अधिकारों के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में ये
रिट जारी करवा सकते हैं। लेकिन साथियों जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 139 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश और प्रतिषेध उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा इसके तहत इसे रिट जारी करने का आधिकारिकता क्षेत्र है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा तो ये 139 के तहत जारी करेगा, और अगर व्यक्तिगत आदमी जाएगा तो अनुच्छेद 32 के तहत वो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत, और मान लीजिए अगर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत रिट अधिकारिकता का क्षेत्र आता है। फिर इसके बाद में आता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ये केवल परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में है साथियों, क्योंकि किसी भी मामले को लेकर अगर राष्ट्रपति किसी प्रश्न पर कोई संशय होता है संवैधानिक प्रश्न को लेकर, तो उसकी व्याख्या करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है या सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है। लेकिन सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति स्वयं विवेकानुसार कार्य करता है तो वह माने नहीं माने वो उनकी मर्जी होती है, वो बाध्य नहीं है। तो यह आता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत। तो साथियों ये एक छोटी सी क्लास है बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार और उसकी शक्तियाँ। शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है साथियों, तो आप इसको पूरा देखें एंड तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।